नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन के 11th-12th के चैनल पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। बच्चों, आज हम लोग आखिरी लेक्चर सॉल्यूशन के लिए मिले हैं। ये चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। आज ये चैप्टर कंसेप्ट वाइज खत्म हो जाएगा, मतलब कंसेप्ट वाइज आज हम इसे निपटा देंगे और फिर हम इसका एक लेक्चर लेंगे जहां पे हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि आप प्लीज कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा कि पहले आपको कंसेप्ट पढ़ने के बाद अगला चैप्टर शुरू करना है या सीधा इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आना है, वो आप देख लीजिएगा, आप बता दीजिएगा। मेरी सलाह ये रहेगी कि पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लें ताकि हम जब एक पूरा चैप्टर निपटा दें। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप अच्छे से चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं तभी उसके क्वेश्चंस पे ऑब्वियस बात आने का फायदा है। बट ठीक है, आज हम अपने आखिरी लेक्चर के लिए मिले हैं, सॉल्यूशंस लेक्चर नंबर 7। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहली बात तो आज हम कंसिडर करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को। फिर हम बात करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं थोड़ा सा। फिर हम लोग बात करेंगे वांट हॉफ फैक्टर के ऊपर, उसके ऊपर दो केसेस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर बात करेंगे। और उसके ऊपर फिर हम लोग टॉपिक को आज खत्म कर देंगे। मतलब आज हमको न्यूमेरिकल नहीं करने वाले, ऑल दो वांट हॉफ फैक्टर के ऊपर पढ़ाई या वो टॉपिक ज्यादा समझ में तब आता है जब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन उसको क्योंकि एनसीईआरटी के हम लोग हर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं, बस वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जब हम इसके लेक्चर लाएंगे क्वेश्चन आंसर का। ठीक है जी, चलिए। लेकिन कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको नया चैप्टर शुरू करना है या फिर आप चाहते हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स हम करें। मेरी सलाह यह है कि हम न्यूमेरिकल्स करें, बाकी आप ये बताइएगा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। मैंने आपको रफ आइडिया दिया था कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। पहला, विच फॉलो रॉल्स लॉ, मतलब कि मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। आसान भाषा में कहें, जिनके पार्टिकल्स के बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन और कोई रिपल्शन नहीं होता, उन्हें आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यहां पे विच डू नॉट फॉलो, ऑब्वियस सी बात है। और नॉन आइडियल की हम लोग बात कर रहे हैं। अब नॉन आइडियल में भी क्या होता है बच्चों? ये दो प्रकार के डिवाइडेड होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट होता है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा पार्ट होता है नेगेटिव डेविएशन। अभी हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अभी आप पॉजिटिव नेगेटिव पे ना जाओ, मैं रॉल्स लॉ पूरा लिख दूं क्या? कहीं आधे बच्चे लाश बन जाएं, कह दे क्या है ये, है ना भाई? कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं जो आइडियल सॉल्यूशन वो हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, जिनमें पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन और कोई रिपल्शन नहीं होगा। और नॉन आइडियल वो जो नहीं फॉलो करते हैं, मतलब जिनमें पार्टिकल्स में अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन होगा। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक जो पॉजिटिव डेविएशन देते हैं और एक जो नेगेटिव डेविएशन देते हैं। इसका क्या मतलब है आओ जरा समझ ले यहीं पे। अगर पहली बात तो नो अट्रैक्शन और रिपल्शन, पार्टिकल्स में कोई अट्रैक्शन नहीं है और कोई रिपल्शन नहीं है। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होती है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन आ जाती है। और वहीं पे नेगेटिव वाले केस में अगर बात करें तो पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन हो जाती है। पॉजिटिव डेविएशन में उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी माय मिस्टेक। पॉजिटिव वाले में रिपल्शन होती है। मैं अभी आपको समझाऊंगा इसको पॉजिटिव क्यों कहते हैं, लेकिन इनमें पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन होती है और नेगेटिव वाले में पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होती है। मैं आपको भी 1 मिनट में समझा रहा हूं ऐसा क्यों होता है या इसको पॉजिटिव डेविएशन क्यों बोलते हैं। अब देखो, मैंने आपको जब हम रॉल्स लॉ पढ़ा रहे थे तो बात की थी कि पॉजिटिव डेविएशन में या आइडियल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स में कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन होगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप घुसो तो पार्टिकल्स में हमेशा कोई ना कोई अट्रैक्शन या कोई ना कोई रिपल्शन जरूर मिलता है। जहां कोई अट्रैक्शन नहीं होता वह वंडरबॉल तो होता ही होता है। लेकिन नॉन आइडियल जिनमें अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक है पॉजिटिव डेविएशन। जो थर्ड पॉइंट है ना, पहले उसको समझते हैं फिर सेकेंड पे वापस आ जाएंगे। ठीक है जी, पहले थर्ड पॉइंट को समझते हैं। इस केस में जो प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर होता है, वो ए वाले कंपोनेंट और बी वाले कंपोनेंट के सम के बराबर होता है। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है?
पहली बात तो अगर पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो कंटेनर की दीवार पे ज्यादा जाके टकराएंगे। अगर वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो कंटेनर की दीवार पे वो ज्यादा जाके टकराएंगे, तो टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा। अब जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसे कौन सा डेविएशन बोलेंगे, बोलो? ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव। प्रेशर आना चाहिए था 5 पास्कल, एक का था 3 अकेले में, एक का था 2 अकेले में, ऐड करके कितना आना चाहिए था 5 पास्कल। लेकिन जब हमने उनको ऐड किया तो ऐड करने के बाद प्रेशर 10 पास्कल या 6 पास्कल या 7 पास्कल आया, यानी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन में रिपल्शन होती है और पार्टिकल्स का प्रेशर बढ़ जाता है। अब अगर वहीं पे एक दूसरे में अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। पास आएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर कम हो जाएगा। एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दीवार पे कम टकराएंगे, प्रेशर कम हो जाएगा। इसीलिए इसको नेगेटिव डेविएशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो टोटल प्रेशर होता है वो हमारे ए या बी या जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उनके सम के मुकाबले कम होता है। ठीक है जी। इसके बाद अगर चौथे पॉइंट पे अगर हम लोग आए बच्चों, तो चौथा पॉइंट कहता है डेल्टा एच के बारे में, यानी कि हीट। अगर हम इनको मिक्स करें तो आइडियल सॉल्यूशन में कोई हीट नहीं निकलेगी, डेल्टा एच मिक्स जो है वो 0 होगा, कोई हीट नहीं निकलेगी, लेकिन ना ही देनी पड़ेगी क्योंकि आइडियल है। लेकिन अगर उनमें पॉजिटिव डेविएशन है, एक दूसरे से वो रिपेल हो रहे हैं, तो आपको जबरदस्ती उन्हें घुलना होगा, एनर्जी देनी होगी। एनर्जी दोगे तो डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव हो जाएगा। और अगेन अगर उनमें अट्रैक्शन है तो वो एक दूसरे में खटाक से मिक्स हो जाएंगे, बल्कि वो एनर्जी निकालेंगे, बल्कि वो स्टेबल हो जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट डेल्टा एच मिक्स जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। और पांचवा वॉल्यूम के बारे में बात कर लें तो आंसर है डेल्टा वी मिक्स, यानी कि मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम में चेंज है वो 0 आएगा अगर आइडियल है। ना तो वॉल्यूम बढ़ेगी ना तो वॉल्यूम कम होगी। लेकिन अगर पॉजिटिव डेविएशन है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे दूर भाग रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, यानी चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आ जाएगा। एंड अगेन इस वाले केस में चेंज इन वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव आ जाएगा ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। अब आइडियल सॉल्यूशन में कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं, रॉल्स लॉ फॉलो कर रहे हैं, टोटल प्रेशर बराबर है, डेल्टा एच मिक्स 0 है, डेल्टा वी मिक्स 0 है। लेकिन नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन यानी दोनों ही नॉन आइडियल में प्रेशर बराबर नहीं है। डेल्टा वी मिक्स डेल्टा एच मिक्स भी 0 नहीं है, और पॉजिटिव नेगेटिव है, उसके 2 अलग डिविजन हैं। इस टेबल के ऊपर भाई साहब हर साल एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है जी। अब अगर हम बात कर ले कुछ ऐसे सॉल्यूशंस के जो लगभग आइडियल हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन 100% आइडियल हो ही नहीं सकता, बट जो लगभग आइडियल है, जिनमें कोई अट्रैक्शन या कोई रिपल्शन नहीं है। आंसर है जितने भी हेक्सेन्स हैं, मतलब चाहे वो क्लोरोहेक्सेन हो चाहे वो ब्रोमोहेक्सेन हो, उसी का हेप्टेन्स हैं, यानी एक एक कार्बन का अगर फर्क है तो ना ही कोई अट्रैक्शन ना ही कोई रिपल्शन। ब्रोमोइथेन है, क्लोरोइथेन है, बेंजीन है, टॉलिन है, क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, मतलब सेम से लोग ये हमेशा लगभग आइडियल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉन आइडियल की, जो रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करते वगैरह वगैरह, और अगर मैं रॉल्स लॉ, अच्छा आपको अगर याद हो हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन के लिए लास्ट क्लास में ग्राफ बनाया था, 2 वे ग्राफ, यहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है, टोटल प्रेशर है, याद आ रहा है कुछ? यस। अब ऐसे अगर मैं ये ग्राफ नॉन आइडियल में बनाऊं, पहली बात तो नॉन आइडियल वो जो नहीं फॉलो करते रॉल्स लॉ। अब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो इनके अंदर, मैं साइड में क्यों बना रहा हूं, जगह तो बीच में भी है, चलो आओ, इनके अंदर बच्चों ये हमारा जो ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ ऐसा आपको याद होना चाहिए था। x1 यहाँ पे हमारे पास 0 है, मोल फ्रैक्शन इसका 1 है, यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन 0 है, 1 है, और यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन 0 है, याद है? ये हमारे पास टोटल प्रेशर है सेकेंड का P02, और ये हमारे पास है P01, और याद करेंगे ये हमारे पास क्या है, टोटल प्रेशर। अब ये हमारे पास ग्राफ नॉर्मली होना चाहिए था। अब मैं जो बना रहा हूं ग्रीन कलर से, वो ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन में मिलता है। पॉजिटिव डेविएशन में जो एट द एंड वाले पॉइंट्स होंगे वो तो सेम ही होंगे, बिकॉज जब एंड वाले पॉइंट का मतलब है अकेला ही कंपोनेंट बैठा हुआ है।
अब जब कोई कंपोनेंट अकेला होता है तो कोई डेविएशन आ ही नहीं सकता, बिकॉज कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं होगी। लेकिन जब मिक्स होना शुरू होंगे तो और पॉजिटिव डेविएशन होगा, तो इनमें क्या होगा बच्चों, प्रेशर बढ़ जाएगा, टोटल प्रेशर, और ऑब्वियसली बात है इसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा क्योंकि एक दूसरे से रिपेल लग जाएंगे और इनका प्रेशर भी बढ़ जाएगा, यानी कि ओवरऑल प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो सेम ही रहेंगे, बिकॉज एक्सट्रीम पॉइंट पे वो इकलौता इंडिविजुअल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहीं पे अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूं तो प्रेशर जो है नेगेटिव डेविएशन में कम हो जाता है, बिकॉज पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होता है। इस बार उल्टा ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये हमारे पास x1 जो कि 0, ये x1 जो कि 1, ये x2 जो कि 0 और ये x2 जो कि 1, ठीक है जी। ये हमारे पास P0 सेकेंड का प्रेशर, ये हमारे पास P0 फर्स्ट का प्रेशर और ये हमारे पास टोटल प्रेशर। अगेन ये कोई बात नहीं, लेकिन अगर डेविएशन नेगेटिव है तो अगेन एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आप सेम बिहेवियर दोगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आप सेम बिहेवियर दोगे, लेकिन ओवरऑल जो प्रेशर है वो नेगेटिव हो जाएगा, ओवरऑल जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, ओवरऑल जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। बात समझ में आई है? तो ये नेगेटिव डेविएशन की बात होगी, सिंपल है, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ बेसिकली खत्म होता है। अब हमारे पास के बाद एक टॉपिक आता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? ऐसे मिक्सचर्स जिनमें हम दो कंपोनेंट्स को एक दूसरे के अंदर मिक्स करें और वो सेम टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू हो जाए, उसे बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। लेट अस सपोज हमारे पास एक ए कंपोनेंट था जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था और बी का 90 डिग्री सेल्सियस था। हमने इनको मिक्स किया, इसमें कुछ हुआ अट्रैक्शन वगैरह जो भी। अब ये दो पूरा का पूरा मिक्सचर 95 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा जो मिक्सचर है अब वो 95 पे एक साथ, मतलब ए और बी एक साथ बॉयल हो जा रहे हैं 95 पे। ऐसा नहीं है कि पहले बी हो रहा है फिर ए हो रहा है, नहीं, दोनों एक साथ बॉयल हो रहे हैं 95 पे। तो ऐसे मिक्सचर्स जिनमें दो कंपोनेंट जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था, अगर हम उनको मिक्स कर दें तो वो एक कॉमन टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू हो जाए, उन्हें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कहते हैं। ठीक है, डन है। अब एक सवाल जो कि एग्जाम में हर साल आता है, क्या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं? शायद आपको याद हो 9th क्लास हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इन दोनों को हमने गलती से मिक्स कर दिया। मान लो अल्कोहल के अंदर वाटर आपने डाल दिया, अरे वैसे ही डाल दिया यार, अरे वो वाली अल्कोहल की बात नहीं हो रही, अरे बच्चों मूड बना लिया तुमने वापस। मैं कह रहा हूं अल्कोहल, ओहो अल्कोहल के अंदर मान लो वाटर डाल दिया, अब लेकिन आपको लगता है यार वाटर तो ज्यादा डाल दिया तो अब क्या करें? नहीं शराब और नहीं डालनी है बेटा, कैसी बात कर रहे हो? हम केमिस्ट्री के लैब में, तुम तो बारिश के माहौल पे मनाली में छत पर चले गए बच्चों। मैं ये कह रहा हूं कि आपने पानी में अल्कोहल डाल दिया या अल्कोहल में पानी डाल दिया, अब आपको इन्हें सेपरेट करना है, गलती से डाल दिया था केमिस्ट्री लैब में। कैसे सेपरेट करें? याद होगा 9th क्लास, वी डू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब याद है ना, एक कंटेनर लेंगे, उस पर इसका मिक्सचर लेंगे और हीट करेंगे। हीट करने पे क्या होगा? अल्कोहल के वेपर्स जो है वो भागना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 होता है, पहले भागेंगे। हम इसको 85, 86 पे गर्म करना शुरू करेंगे, अल्कोहल भागने लग जाएगा, वाटर थोड़ा बहुत भागेगा लेकिन मेजोरिटी ऑफ नीचे रह जाएगा, इससे हम इनको अलग कर देंगे। इसको बोलते थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन क्या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि बच्चों इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अब कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाते हैं, सेम बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से अब आप इन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। तो प्लीज कहीं पे आप ये पॉइंट लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि वी कैन नॉट सेपरेट एजियोट्रॉपिक। यहाँ पे लिख दूं क्या? वी कैन नॉट सेपरेट, इनको एजियोट्रॉप्स भी कहते हैं। वी कैन नॉट सेपरेट एजियोट्रॉप्स यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से वो लोग अलग होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। ठीक है, अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, और एक होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स विद मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और
एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विद मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने कंपोनेंट ए लिया था जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, और आपने बी लिया था जिसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस था। आपने ने मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद ये अपने दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही विच इज 75 पे ही उबलने लग गए। यानी ऐसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो उबलेंगे तो साथ, देखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में जब मिक्स हो जाएगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कॉमन हो जाएगा, ये तो पक्का है। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि ए और बी को जब आपने एक दूसरे के अंदर मिक्स किया तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो उनके कॉमन बॉइलिंग पॉइंट जो आया वो उनके खुद के बॉइलिंग पॉइंट से कम था, विच इज 75। तो ऐसे वाले को बोलेंगे विद एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, इन्हें कहा जाएगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ये बात ध्यान रखिएगा। अगेन ऐसे मिक्सचर्स आप समझ गए होंगे शायद, ए जैसे कि हमारे पास है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और बी हमारे पास है अगेन जिसका मान लो बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस है। अब मैंने ए और बी को मिक्स किया तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया मान लो वो 102 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो ऐसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को कहा जाएगा विद मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, यानी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विद मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे ना, रहेगा कॉमन ही। अब आप मुझे बताओ, आपने अभी अभी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, नॉन आइडियल में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पढ़ा। आप जल्दी से बताओ आपके हिसाब से जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है वो कौन से नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन वाले या नेगेटिव? सेम क्वेश्चन इज फॉर नीचे वाला भी। मतलब इतना बताओ, अगर मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है रॉल्स लॉ से और एक नेगेटिव, आपको ये बताना है कौन किधर आएगा। जल्दी से सोचो, दिमाग लगाओ, कमेंट सेक्शन पे आंसर दो, कोई जल्दबाजी नहीं, मतलब जल्दबाजी है सॉरी, जल्दी बताओ। बता दिया? डन है? चलो अब सुनो, अगर वो दोनों अपने खुद के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम बॉइलिंग पॉइंट पे इवेपोरेट होने लग गए, यानी कि बॉयल होने लग गए, तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो गया है, मतलब उनमें रिपल्शन है, एक दूसरे का वो धक्का मार रहे हैं, एक दूसरे को वो भगा रहे हैं कि जाओ जल्दी बॉयल हो जाओ, क्योंकि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्चुअली में क्या है, कम है। यार देखो, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ए और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 75 डिग्री सेल्सियस है, और इसका एक ही मतलब है बच्चों, 75 डिग्री सेल्सियस का एक ही मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, मतलब उनमें रिपल्शन है। ठीक है ना, उनमें रिपल्शन है, और रिपल्शन के केस में कौन सा डेविएशन होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है या पॉजिटिव डेविएशन होता है? रिपल्शन है सॉरी, तो पॉजिटिव डेविएशन होता है। रिपल्शन है ना, तो पॉजिटिव डेविएशन होता है। और ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ गया है। अब बढ़ गया है मतलब कि अब वो स्टेबल हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, तो यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा, मतलब कि उनमें अट्रैक्शन हो गया, और अट्रैक्शन हो गया तो नेगेटिव डेविएशन। अब उनको उबालना मुश्किल हो गया पहले के मुकाबले, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे शायद लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी, कि भैया आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट देंगे, और जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो ये वाला देंगे, है ना भाई। ये सब लिखा हुआ है यहाँ, और इनके एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, और वो तो मतलब याद ही करना है, डन है। तो ये हुआ एजियोट्रॉप। तो समरी क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या है, जब दो कंपोनेंट्स को एक दूसरे के अंदर मिक्स कर दें और उनका बॉइलिंग पॉइंट कॉमन हो जाए, एक हो जाए, उसे बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये दो प्रकार के होते हैं, विद मिनिमम विद मैक्सिमम। विद मिनिमम वाले का मतलब है जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो इनके खुद के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम हो जाए, और मैक्सिमम मतलब दोनों कंपोनेंट से भी ज्यादा हो जाए, उसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विद मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट भी कहा जाता है। डन है, ओके, आगे बढ़े क्या? चलिए, अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स हो गए, सब हो गया। अब जो हमारे पास इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक बचता है वो है वान हॉफ्स फैक्टर। अब वान हॉफ्स फैक्टर क्या है या ये क्यों आ रहा है ये समझते हैं। सबसे पहले याद करते हैं बच्चों, हमने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं
इनको हमने अभी तक नॉन वॉलेटाइल के लिए तो पढ़ा ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ा। हमने जितने भी क्वेश्चन किया आप जाके चेक करो, हमने ऐसा ही सब्सटेंस लिया जो पानी में जाने के बाद टूटेगा नहीं, डिसोसिएट नहीं होगा, आयंस नहीं देगा, यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। लेकिन अगर कोई सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, यानी पानी में जाके टूटता है, पानी में जाके डिसोसिएट होता है, तो भाई साहब एक छोटा सा बदलाव आएगा। बदलाव क्या आएगा आओ जरा समझते हैं। सबसे पहली चीज, अभी तक क्या था, ग्लूकोज जब पानी में, पहली बात तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपने एक सब्सटेंस लिया जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में जाके टूटता नहीं है, डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है, डन है। अब अगर वो पानी में जाने के बाद डिसोसिएट हो रहा है और टूट के 2 आयंस दे रहा है, तो उसके जितने भी पार्टिकल्स आपने डाले थे वो डबल हो जाएंगे। मान लो आपने NaCl के 20 पार्टिकल डाले थे, तो 20 Na हो गए और 20 Cl हो गए ना, समझ रहे हो ना। तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डबल कर देगा या इंक्रीज कर देगा। मान लो आपने डाला कैल्शियम क्लोराइड, अब कैल्शियम क्लोराइड जो है ये पानी में जाने के बाद 1 कैल्शियम देगा और 2 क्लोरीन के आयन देगा, तो 1 कैल्शियम क्लोराइड पानी में जाने के बाद 3 आयंस देने वाला है। और अगर वो पानी में जाने के बाद 3 आयंस देगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसका 3 गुना इफेक्ट आएगा। तो बस यही बात है वान टॉप फैक्टर। वान टॉप फैक्टर को पहली बात तो हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से, आयोटा। और वान टॉप फैक्टर को कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हमारे पास जो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू में M, यानी कि हमारे पास एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला था, वो हो जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू में M तो रहेगा, लेकिन अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा आयोटा से। आयोटा मतलब वान टॉप फैक्टर। वान टॉप फैक्टर मतलब कितने पार्टिकल आपने तोड़ दिए डिसोसिएशन के बाद या जुड़ने के बाद। अभी हम इसका फॉर्मूला कर रहे हैं, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन जो पहले फॉर्मूला ये था, अब हम उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही थी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में जाने के बाद टूटते ही नहीं है, डिसोसिएट ही नहीं होते, तो वहां पे कोई नंबर नहीं था। लेकिन अगर कोई पानी में जाने के बाद 2 आयंस दे रहा है, तो जितनी भी प्रॉपर्टी पहले थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। वो पानी में जाने के बाद 3 आयंस दे रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 आयंस दे रहा है तो 7 से मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों, वो भी हम समझते हैं। लेकिन ऐसे अगर डेल्टा TF है तो यहाँ पे हमारे पास KF इंटू में M है, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा TF इज इक्वल टू आयोटा KF इंटू में M, है ना। क्या लिख सकता हूँ, आयोटा KF इंटू में M, यस। इसके बाद ऐसे डेल्टा TB, ये तो हो गया सॉरी। अब इसका हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर आया था, अगर आपको याद हो, तो पाई इज इक्वल टू CRT वेयर C इज मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन। तो क्या मैं इसको पाई इज इक्वल टू आयोटा CRT लिख सकता हूं ना, क्योंकि आयोटा आ जाएगा। एंड ऐसी लास्ट हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, जो कि थी P0 माइनस P अपॉन में P0 इज इक्वल टू क्या आ गया था हमारे पास, XB यानी कि मोल फ्रैक्शन। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P0 माइनस P अपॉन में P0 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा XB। ऑल दो इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन NCERT में नहीं है और आज तक एग्जाम में भी नहीं आया, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आज तक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं पूछा गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूछ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ भाई साहब, ये तीनों के ऊपर सवाल आता है। लेकिन हमारे मन में एक सवाल रहता है अभी सर, कि ये आयोटा हम निकालेंगे कैसे। आयोटा का मतलब पहली बात तो क्या है, कितने पार्टिकल वो पानी में जाने के बाद तोड़ रहा है या जोड़ रहा है, अभी हम समझाते हैं। अब आयोटा निकालना बहुत आसान है अगर हम उसको ढंग से समझें कि आयोटा है क्या। हम पहले इसको आयोटा से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे, एक्चुअली पहले आयोटा की वैल्यू 1 थी। कैसे, आयोटा होता क्या है आओ समझें। आयोटा का फॉर्मूला, आयोटा के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, कई किताबें एबनॉर्मल मोलर मास अपॉन नॉर्मल मोलर मास 100 लफड़े करेंगी। सबसे आसान आयोटा का फॉर्मूला बताता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो, एंड एसोसिएशन अगर एसोसिएशन हो रहा है तो, अपॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। ऑब्वियस बात है अगर डिसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन अगर एसोसिएशन हो रहा है तो। अब इसका क्या मतलब है, पहली बात तो आयोटा
अगर हम लोग निकालना सीखें फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। क्या आयोटा की जो वैल्यू है या आयोटा जो है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या वीक इलेक्ट्रो, नहीं स्ट्रॉन्ग के लिए भी वीक के लिए भी। अभी हम आयोटा निकालना सीख रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। दूसरी बात, अगर एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आप सोचो वो तो ना डिसोसिएट होता है ना एसोसिएट होता है, इसलिए उसमें आयोटा की वैल्यू क्या थी, 1 थी। ये बात ध्यान रखिएगा फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो पानी में जाने के बाद टूटते ही नहीं है या जुड़ते ही नहीं है, उनके लिए आयोटा ना 1 होता था। इसलिए एक्चुअली यहाँ 1 लिखा हुआ था लेकिन वो दिखता नहीं था, बिकॉज 1 होता क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं पानी में जाने के बाद टूटते या जुड़ते हैं, जिसकी वजह से आयोटा की कुछ वैल्यू आती है, और आयोटा का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन इफ डिसोसिएशन इज टेकिंग प्लेस। अब अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करते हैं, लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, मान लो कोई भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, लाइक NaCl को आपने पानी में डाला और वो पूरी तरह जाके टूट गया, उसने बनाया Na+ और Cl-। तो आयोटा क्या होता है, कितने पार्टिकल डिसोसिएट हुए, 2, एक और कितने आपने लिए थे, आपने एक NaCl लिया था तो आयोटा आ गया 2। कितना प्यारा है। यानी आप इसको समझो, अब इसे कोरिलेट करो। अभी तक ग्लूकोज पानी में जा रहा था तो वो टूटता नहीं था, तो ग्लूकोज का 1 मोल ही रहता था, इसलिए हम आयोटा यहाँ पे कहीं नहीं लगाते थे। लेकिन NaCl जब पानी में 1 मोल जाएगा तो वो एक्चुअली 2 मोल पार्टिकल्स बनाएगा। अब अगर वो 2 मोल पार्टिकल्स बनाएगा तो जो भी हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ये फॉर्मेट चल रहा है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब जैसे कि मान लो कैल्शियम क्लोराइड है, ये पानी में गया, इसने बनाया कैल्शियम +2 और 2Cl-। अब यहाँ पे अगर आयोटा की बात करें तो कैल्शियम +2 हमारे पास 1 है, क्लोरीन हमारे पास 2 है और हमने लिया कितना था, 1, तो 3/1 यानी कि 3 हमारे पास क्या आ गया, कैल्शियम क्लोराइड के लिए आयोटा, एज्यूमिंग दैट दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डिसोसिएटिंग कंप्लीटली। एसिड्स के लिए बात करते हैं, HNO3 विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 3H+ में NO3-। अब इस वाले केस में आयोटा की अगर बात करें तो 3+1 अपॉन में क्या बच्चों, 1, क्योंकि आपने एक HNO3 जो है यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास आयोटा क्या आ जाएगा, 4। तो ऐसे ही एसोसिएशन के वक्त मान लो कहीं पे कुछ एसोसिएट हो रहा है, जैसे 2H+ प्लस SO4-2 जुड़ के बना रहा है H2SO4, तो यहाँ पे तो उल्टा हो जाएगा। पहली बात तो आयोटा जरूरी नहीं है डिसोसिएशन के लिए हो, एसोसिएशन के लिए भी हो सकता है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद H2SO4 का 1 मोल मिला, 1 पार्टिकल मिला, लेकिन लिए कितने थे आपने, 2 + 1 3, तो विच इज 0.33, है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, मान लो H+ और Cl- जुड़ रहा है तो क्या बना रहा है, HCl। अब इस केस में आयोटा कितना है, कितने पार्टिकल लिए थे, 1, और यहाँ पे 1 + 1 तो आ गया 1/2 विच इज 0.5, तो अल्टीमेटली हम ये कहना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन नीचे रखना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन ऊपर रखना है। अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो, एसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन ऊपर और बिफोर वो तो सब नीचे रहेगा। लेकिन क्या आपने इस पूरे से एक बात समझी कि अगर डिसोसिएशन हो रहा होगा तो हमेशा आयोटा 1 से बड़ा आएगा, आना ही चाहिए ना, बिकॉज पार्टिकल्स टूट रहे हैं, हमेशा आयोटा जो है वो 1 से बड़ा आएगा, कुछ भी हो जाए हमेशा आयोटा 1 से बड़ा आएगा, हमेशा आयोटा 1 से बड़ा आएगा। लेकिन अगर एसोसिएशन हो रहा है, चीजें जुड़ रही हैं जैसे कि यहाँ और यहाँ, आयोटा हमेशा 1 से छोटा आएगा। और अगर कोई डिसोसिएशन या कोई एसोसिएशन नहीं हो रहा है तो आयोटा 1 आएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात हुई, कहीं पे लिख ले क्या है पॉइंट, ये ऐड कर लेते हैं कि फॉर डिसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन हो रहा है चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, आयोटा हमेशा 1 से बड़ा होगा। फॉर एसोसिएशन, अगर एसोसिएशन हो रहा है अगेन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, आयोटा 1 से छोटा आएगा। और अगर हम बात करें नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन,
कोई एसोसिएशन नहीं होगा और डिसोसिएशन नहीं होगा, तो आयोटा बना जाएगा। यानी कि अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो मैं पीछे लिख भी चुका हूं, अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं तो आयोटा 1 हो जाएगा, क्योंकि कोई एसोसिएशन नहीं हो रहा है और कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल रह गया होगा कि भाई अगर एक इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए आयोटा कैसे निकाला जाएगा। अगेन फॉर्मूला सेम है, मैंने आपको एक ऐसा फॉर्मूला दे दिया है बच्चों जो आपके जीवन भर काम आएगा। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आप 20 फॉर्मूले याद कर लो और एक फॉर्मूला याद कर लो, एक ही बात है। कई बच्चे नॉर्मल मास, अब नॉर्मल मोलर मास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब नॉर्मल अपॉन में नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 36 फॉर्मूले याद कर लेते हैं, जीवन में कुछ काम नहीं आते। मैं जो आपको फॉर्मूला दे रहा हूं वो हमेशा हर जगह काम आएगा। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? पहली बात तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो पानी में जाने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं, उनको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम आयोटा कैसे निकालेंगे, वन टॉप फैक्टर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा। लेकिन मान लो हमारे पास CH3 COOH है और ये पानी में जाके टूटेगा और बनाएगा CH3 COO- और H+, ये बनाता है। अब अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये पानी में जाने के बाद पूरा नहीं टूटता, तो फिर हम याद करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर 11th क्लास। ये एक ऐसा चैप्टर होता है जो एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा ढंग से नहीं करता है, होशियार बच्चों के लिए चैप्टर था इक्विलिब्रियम। तो शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को जो मैं कर रहा हूं अब वो याद ना आए। ये इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था इन 11th क्लास, है ना। क्या पढ़ा था? टेबल बनानी होगी। अगर अभी घड़ी में टाइम 0 हो रहा है, मतलब अभी प्रोसेस शुरू भी नहीं हुआ है, और इसकी कंसंट्रेशन अगर आपने C ली है, C या मान लो 1, अगर हम पर यूनिट बात कर रहे हैं 1 ली है, 1 से शुरू कर सकते हैं। अगर इसकी कंसंट्रेशन मैंने ली है 1, तो इसकी 0 और इसकी 0 होगी। अब अगर ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो ये पूरा का पूरा टूट जाता, लेकिन ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो 1 में से ये सिर्फ टूटेगा अल्फा। आई होप आपको याद आ गया हो, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कोई भी पार्टिकल कितना टूटता है, एक पार्टिकल लेने पे, एक मोल लेने पे कितने मोल उसके टूटते हैं, इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, विच इज हेयर जो है वो अल्फा है। मतलब अल्फा टूट गया 1 में से। अब अगर इसके अल्फा टूटेंगे तो स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से इसके भी अल्फा बनेंगे और इसके भी अल्फा बनेंगे। अच्छा, अब बचे कितने 1 माइनस अल्फा, 1 लिया था, अल्फा टूट गया तो 1 माइनस अल्फा बचा, यहाँ पे अल्फा बचा, अब यहाँ पे भी अल्फा बचा। अब हम यहाँ पे निकालेंगे आयोटा। आयोटा का फॉर्मूला वही है, क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, अभी फिलहाल यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगेन अब इस वाले केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, कितने पार्टिकल्स हैं टूटने के बाद। तो क्या यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे अल्फा है? यस, अल्फा और अल्फा। लेकिन जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं वो है ये, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे कह रहे थे ये है आफ्टर डिसोसिएशन, लेकिन हम इसको नहीं गिन रहे थे क्योंकि ये तो टूट गया था, ये था 3 + 1 और डिवाइड में लेते 1। लेकिन वो तब था ना जब पूरी तरह टूट गया, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। लेकिन ये जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, 1 लिया था उसमें से 1 माइनस अल्फा बच गया है, 1 माइनस अल्फा बच गया है, तो ये भी तो पार्टिकल में ही काउंट होगा ना। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। हमने कहीं पे भी ये नहीं लिखा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हमने लिखा टोटल कितने पार्टिकल बच गए आफ्टर डिसोसिएशन और कितने पार्टिकल्स हैं बिफोर डिसोसिएशन डिवाइड में। तो ये और ये तो बने, लेकिन ये भी तो बच गया। अच्छा, ये तो हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। अब बिफोर जो हमने लिए थे वो 1 लिया था, तो आयोटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1 + अल्फा, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है जी, समझ गए? जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, या अल्फा गिवन होगा, आयोटा निकालना होगा, आयोटा गिवन होगा, अल्फा निकालना होगा, फिर आयोटा की वैल्यू, ये जो आयोटा निकाल रहे हैं चाहे ऐसे, फिर आयोटा की वैल्यू इनमें पुट करेंगे। बाकी सब क्वेश्चन सेम रहेगा, वही सॉल्यूट गिवन होगा, सॉल्वेंट होगा, डेल्टा टी एफ के एफ, बस फर्क यहाँ पे आयोटा का आ जाएगा और कुछ नहीं। और आयोटा कैसे निकालते हैं? स्ट्रॉन्ग के लिए मैंने आपको सिखा दिया, वीक के लिए हम बात कर रहे हैं। आओ एक और एग्जांपल ले लें।
मान लेते हैं कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, कोई भी, मैं भी ऐसे रफली ले रहा हूँ, लेट्स से Hg2 Ag2SO4 ऐसे ही, ठीक है, ले लिया मैंने। तो ये बना रहा है 2Ag प्लस में SO4 -2। अब अगर घड़ी में टाइम अभी 0 है और अगर आपने इसका 1 लिया था तो इसका 0 और इसका 0 बनेगा, बिकॉज अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है। घड़ी में टाइम t हो गया और आपने अगर इसका 1 लिया था तो उसमें से अल्फा टूट गया तो ये 2 अल्फा बनेगा। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या हुआ था, ये 1 था, ये 1 था, ये 1 था, लेकिन यहाँ पे ये 1 है, स्टोइचियोमेट्रिक के हिसाब से 2 है, और अगर ये 2 है तो यहाँ 2 अल्फा आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 अल्फा आ जाएगा। अब कितना बच गया बताओ भाई, 1 लिया था उसमें से अल्फा तो टूट गया, ये 2 अल्फा और ये 2 अल्फा। तो आप बताओ आयोटा का फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन विच इज 1 माइनस अल्फा, ये बचा है, प्लस 2 अल्फा, ये बचा है, प्लस सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा ना बच्चों, यहाँ 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 1 ही लिखा हुआ है। हाँ, तो ये हमारे पास कितना आ गया बताओ, 1 माइनस अल्फा, और ये कितना आ गया हमारे पास 2 अल्फा, और ये कितना आ गया अल्फा। अपॉन में हमारे पास कितना लिया था हमने, 1 ही तो लिया था, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस अल्फा की बजाय इस बार यहाँ पे 2 आ जाएगा। पिछली बार क्या आया था, 1 प्लस अल्फा, इस बार नीचे 1 प्लस 2 अल्फा आ गया, और कोई फर्क यहाँ पे नहीं है। डन है, चलिए अब ऐसा करते हैं, एक के लिए आप निकालोगे, निकालना ही पड़ेगा, H3PO4, जल्दी से इसको तोड़ोगे भी खुद ही आप, और इसके लिए आयोटा भी निकालोगे। चेक करते हैं कितने बच्चे सही निकालते हैं। समय दे दिया जाता है 1 मिनट, जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन वान टॉप फैक्टर के ऊपर आने के चांसेस 90% होते हैं, तो ध्यान से करना है इसको, जल्दी से। यस, हो गया, ठीक है। डन है। क्या आया, 1 प्लस 3 अल्फा आया, 4 अल्फा आया। चलो आओ, ये हमारा गया तो इसने क्या बनाया, 3H प्लस में PO4 -3। ज्यादातर तो बस यही गलती होती है, बाकी तो फिर होता ही है। तो T अभी अगर घड़ी में टाइम 0 है तो इसका जो अमाउंट आपने लिया वो कितना लिया, 1, ये बनेगा 0 0। अब अगर घड़ी में टाइम कितना हो गया बच्चों, T हो गया, तो ये 1 आपने लिया था, उसमें से अल्फा टूट गया, लेकिन ये 3 अल्फा बनेगा क्योंकि इसके आगे 3 लिखा हुआ है, लेकिन ये अल्फा बनेगा क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है। कितना बच गया बताओ, 1 लिया था, अल्फा टूट गया, ये हमारे पास 3 अल्फा और ये हमारे पास अल्फा। अब अगेन आयोटा का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। आयोटा का फॉर्मूला होता है कितने पार्टिकल्स डिसोसिएशन के बाद हैं और कितने पार्टिकल्स पहले हैं। तो यह आ गया 1 माइनस अल्फा, यह आ गया हमारे पास 3 अल्फा, यह आ गया हमारे पास अल्फा। अल्फा से अल्फा तो कैंसिल ही हो गया, तो अगर अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया तो 1 प्लस 3 अल्फा हमारे पास यह आ जाएगा। लेकिन अब ना क्या होता है, कई स्कूल्स में, शायद आपके स्कूल में भी हुआ हो, मैम कह देती हैं, टीचर कह देती हैं कि या सर कह देते हैं, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो कि भैया आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा है कि जितने भी एनसीईआरटी के सवाल हैं उनमें इसी प्रकार का डिसोसिएशन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से लेकिन गलत है, क्योंकि अगर हम लोग एग्जाम की बात करें तो ऐसा भी सवाल आ सकता है जिसमें डिसोसिएट होने के बाद यहाँ पे कहीं पे 2 3 आ रहा हो, तो इसलिए आपको ये आना चाहिए, ठीक है। अगर वो डिसोसिएट हो रहा है और वो इसी फॉर्म में हो रहा है कि 1 1 दे रहा है, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा देना 1 प्लस अल्फा, लेकिन आपको ये आना चाहिए कि ये एक्चुअली में आया कैसे, है ना। क्योंकि अगर मान लो एग्जाम में इन केस 1 सेकेंड मान लो कोई और फॉर्म में आ जाए, तो ऐसा वाला आ जाए, तो आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं आपको आइडिया दे चुका हूं, हम करेंगे यार क्वेश्चंस में, लेकिन आइडिया दे चुका हूं कि आपको सेम वही क्वेश्चन होगा। जैसे
आपको बोल देंगे कि भैया एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो KCl, ऐसे बोल देंगे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है KCl, उसका डेल्टा TF इतना है, KF इतना है, मोलर मास इतना है, बताओ मास निकालो। वही सेम क्वेश्चन जैसे हमने इसके और इसके किए थे, बस अब फर्क ये होगा कि वहां पे इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट आ गया अगर वहां पे इलेक्ट्रोलाइट आ गया तो फिर आयोटा साथ में आ जाएगा, आयोटा की वैल्यू आपको पुट करनी होगी, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा यार, ठीक है ना। वो हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बस ये आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा, कभी कभार क्या होता है आयोटा पे गिवन ही होता है, वहां तो टेंशन ही नहीं है, कभी कभार आयोटा निकालना होता है ऐसे करके, तो आपको ये बस ये देखना है कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक, उसके लिए वैसे हिंट वगैरह दे रखे होते हैं, मान लो कहीं पे वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा की वैल्यू दे देते हैं, ऐसे बोल देते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कुछ नहीं बोलते हैं, हमें पता ही चल जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग है। वो आप क्वेश्चन जब आप आपको पढ़ाएंगे ना, मैं अंडरलाइन करूंगा, देखो हमें पता लग गया कि ये स्ट्रॉन्ग है, देखो पता लग गया, वो क्वेश्चन को पढ़ के पता लग जाएगा, ठीक है जी। लेकिन ये चैप्टर हमारे यहाँ खत्म होता है। मैंने आपको बताया कि आपको ये डिसाइड करना है अब कि हम अगला लेक्चर क्या लाएं, प्लीज कमेंट सेक्शन बता देना कि अगला लेक्चर क्या देना है आपको, मतलब अगला लेक्चर नए चैप्टर का देना है या इसके क्वेश्चन आंसर्स का। मैंने बताया मेरी सलाह ये है कि क्वेश्चन आंसर्स करें, ठीक है जी, और इनके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना, आयोटा के ऊपर बात तो हम करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा चैप्टर आज का खत्म, जहाँ पे हमने रॉल्स लॉ, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ढंग से बना लेना, याद करने के लिए 2, 4, 5, 10 बार बना लेना, लेकिन ढंग से बनाना, मेरा कहने का मतलब ये, ठीक है जी। और कोई भी डाउट अगर इस चैप्टर से रिलेटेड हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ताकि जिसका अगर कोई ज्यादा डाउट आए तो उसको डिस्कस कर लेंगे, ओके। और कभी भी ये मत सोचना कि हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, नहीं आ रहा है, क्योंकि अब बच्चों CUET है, एंट्रेंस है, नीट है जी, हर एक में आपको हर एक टॉपिक को पढ़ना है, तो आप ये 12th के बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारे सिलेबस में है कि नहीं है, 9th 10th का सोचे फिर भी समझ में आता है, ठीक है जी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच, थैंक यू।